31 अगस्त को झीरम पर फैसला। 13 साल बाद न्याय की घड़ी। एनआईए कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित। 31 अगस्त तय। 11 आरोपियों पर चला ट्रायल। क्या दोषियों तक पहुंचेगा कानून? क्या 13 साल की देरी का जवाब मिलेगा? क्या झीरम का पूरा सच सामने आएगा? झीरम की त्रासदी। 25 मई 2013 बस्तर की झीरम घाटी, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और अचानक नक्सलियों का खूनी हमला। गोलियों और विस्फोटों से पूरा इलाका दहल उठा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बल के जवानों की जान चली गई। झीरम सिर्फ एक नक्सली हमला नहीं था, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बन गया। एनआईए की विशेष अदालत में झीरम मामले की सुनवाई अब अंतिम दौर पार कर चुकी है। अभियोजन और बचाव पक्ष अपनी अंतिम दलीलें रख चुके हैं। 11 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला, जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 31 अगस्त, अब यही तारीख झीरम के पीड़ित परिवारों, राजनीतिक दलों और पूरे प्रदेश की निगाहों का केंद्र बन गई है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ना, अब ऐसा है कि कांग्रेस के नेता खुद ही जज बन जाएं। इतने दिन की जांच हुई उसको पढ़ ले, अपने कांग्रेस भवन में फैसला सुना ले। उनको तो भरोसा है नहीं, उनको तो झीरम में राजनीति करनी। लेकिन अदालत में फैसला सुरक्षित होने के साथ ही राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि झीरम जैसे गंभीर मामले में न्याय मिलने में 13 साल लग गए। पार्टी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस झीरम कांड को बार बार राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है। यानी अदालत में जहां अंतिम दलीलें खत्म हो चुकी है, वहीं सियासत में झीरम पर बहस अभी भी जारी है। अब बताओ मुझे, नक्सलवाद के समापन के लिए जो पुनर्वास नीति बनी थी, उन्होंने भी बनाई थी। हालांकि उन्होंने 2023 में बनाई थी, जब सरकार का आखिरी वर्ष था। उन्होंने पहले नहीं बनाई। अगर वो नक्सलवाद समापन के लिए चिंतित होते तो पहले बनाते। 23 में बनाई, लेकिन चलो 23 में भी बनाई तो वही ना लिखा था जो हमने लिखा। हमने कुछ और बढ़ाया उसमें, लिखा तो उन्होंने भी ना। आते तो रेड कारपेट तो बिछाते ही ना उस समय। लेकिन अभी उनको दुख ये हो रहा है कि ये समाप्त क्यों हो रहा है। वो समाप्त क्यों, ये दुख उनका है। मैं बता रहा हूं आपको, वो नहीं सुन पाते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो गया, क्योंकि रोल मॉडल है उनके। मैं विजय शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके बात में दम है तो झीरम घाटी में मरने वाले सारे कांग्रेसी थे कि नहीं थे? जब सरकार आपकी थी, सुरक्षा जवाबदारी आपकी थी, नक्सली घटना आपके सरकार में हुआ तो मारे गए पूरे कांग्रेस के नेता। और इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप जो भी बात करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी, तार्किक बात करिए, आप एथेंटिक बात करिए। आपके पास इसका कोई साक्ष्य है तो आप गृह मंत्री हैं, लोगों को अंदर करिए। जो नक्सली हैं उनको कांग्रेस को कोसने से ना तो आपको कोई सामर्थ्य मिलने वाली है, ना तो आपको कोई उपलब्धि या प्रशस्ति मिलेगी। केवल आत्मसंतुष्टि के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप कांग्रेस को ढाल बना लीजिए, ये अलग बात है। लेकिन नक्सली घटना में जितना कांग्रेस ने खोया है, कोई और पार्टी ने नहीं खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोया है। हमारे तो प्रथम पंक्ति के नेता सारे मर गए जो उस यात्रा में थे, परिवर्तन यात्रा में। 13 साल का इंतजार, अनगिनत सवाल और न्याय की उम्मीद। 31 अगस्त को अदालत झीरम मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
फैसला दोषियों की जिम्मेदारी तय करेगा, लेकिन झीरम से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं, ये अभी भी बड़ा सवाल है। क्योंकि झीरम सिर्फ एक मुकदमा नहीं, छत्तीसगढ़ की राजनीति और इतिहास का वो अध्याय है जिसके जख्म आज भी जिंदा है। 31 अगस्त को फैसला अदालत का होगा, लेकिन क्या उसी दिन झीरम पर सियासत का भी अंत होगा? यही आज की डिबेट का सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस दुर्दांत हत्याकांड पर जिसमें सबसे बड़ी राजनीतिक जनहानि हुई थी और छत्तीसगढ़ के 32 नेताओं को छत्तीसगढ़ ने खो दिया था। वैसे तो वो कांग्रेस के थे, लेकिन इसके बाद से रह रहकर यही बात बार बार सामने आती है कि आखिर इसका फैसला आएगा कब। अब सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और ऐसे आसार हैं कि 31 अगस्त को ये पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या था और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे वो दोषी हैं भी कि नहीं। इस पूरे मामले में जहां फैसला आने वाला है वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है और इसीलिए हम कह रहे हैं फैसला करीब, सियासत तेज। सियासत किस तरीके की तेज है ये जानेंगे डिबेट में। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में हमारे स्टूडियो में इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित शिव नारायण द्विवेदी जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता भी हैं, प्रमुख वक्ता भी हैं, कांग्रेस के मुख्य चेहरा हैं अमित श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता गौरी शंकर श्रीवास जी। वो प्रमुख प्रवक्ता की भूमिका में भी हैं और अध्यक्ष भी हैं बोर्ड के। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि अब फैसले की घड़ी है, लेकिन जब फैसले की घड़ी आई है तो भी बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस एक बार फिर से सवाल उठा रही है। अब तो संतुष्ट होंगे श्रीवास्तव जी, घटना बीजेपी कार्यकाल में हुई, अब फैसला भी बीजेपी कार्यकाल में हो रहा है। बीच में आप लोग का भी कार्यकाल आया पर फैसला नहीं हो पाया था। देखिए मोहन जी, बहुत दुख का विषय है कि 13 साल लग गए इन फैसले को आने में और आदरणीय मेरे बड़े भाई शिव नारायण द्विवेदी जी बैठे हैं जो खुद वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 सालों में वो परिवार और पूरे कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ इंतजार करता रह गया। 13 साल बीत गए और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक कहावत है इंग्लिश में कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो 13 साल आपने सिर्फ बोलने में गंवा दिए और लगातार जिस प्रकार से अब फैसला आ रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं मोहन जी। जिस प्रकार से एक वकालत की दुनिया में एक कहावत है कि न्याय अगर अन्याय है, अगर न्याय अगर देर से मिलता है तो अपने आप में अन्याय है। तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये वही स्थिति है। और अभी आपने कहा कि वो कांग्रेस के थे, नहीं मोहन जी, ये कांग्रेस का घाव नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का घाव था। जिस प्रकार से हम तो शुरू से कहते थे कि राजनीतिक साजिश है, विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार, हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया था। और जैसा मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी उसकी प्रत्यक्षदर्शी है, वो आई विटनेस है सारी चीजों के। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसे व्यक्ति को बैठाया जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे। मैं मोहन जी एक और चीज कहना चाहता हूं कि न्याय और जांच में इतनी देरी क्यों हुई। मैं एक और अहम चीज पूछना चाहता हूं कि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनको एनआईए ने क्यों विटनेस नहीं बनाया जो आई विटनेस थे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के यहाँ जाके खुद एफिडेविट दिया था। डॉक्टर साहब खुद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, शिव नारायण द्विवेदी जी, उन्होंने कहा भाई मुझको बुलाया नहीं जा रहा है। तो लगातार कई बार ये सारी चीजें वहां पर कहीं ना कहीं उनका लेकुना था। और मोहन जी मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जैसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार उस परिवार ने बार बार, जैसे मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड ऑन दिस मैटर, और उसके बाद 2023 में जब जितेंद्र मुरलियार दरबा थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं तो फिर एनआईए आ जाता है कि नहीं हमको केस ट्रांसफर कर दीजिए, मैटर वाज नॉट कंप्लीटेड। तो क्या है मोहन जी ये
मतलब आप समझिए, जो विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार था, राजनीतिक नरसंहार था, और हमने अपने नेताओं को खोया था, लेकिन 13 साल बीत गए, हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। और हम बार बार जब हम कहते थे तो ये कहते थे कि नहीं, हम रिक्विजिशन भेजते थे कि साहब अब हम वो परिवार चाहता है कि साजिश को मान के पैमाना जांच हो, लेकिन वो बार बार हर्डल्स पेश किया गया, बीजेपी के नेता उसको रोकने का प्रयास करते रहे। मोहन जी, मैं एक और चीज चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता राजनीति नहीं, बयानबाजी नहीं, न्याय चाहती है। वो परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला मोहन जी। और मैंने जैसा कहा ना, झीरम कांग्रेस का नहीं, ये छत्तीसगढ़ का घाव है। छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था, न्याय सबके सामने आए, सच सबके सामने आए और उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन दुखद पहलू है कि राजनीति में उलझा दिया गया, लेकिन 13 साल बीत गया मोहन जी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। ठीक है, चलिए, अभी अब तो न्याय की उम्मीद जगी है, अब तो न्याय मिल जाएगा। लगता है कि अभी भी कोई तीसरा चौथा आदमी है जो आरोपी नहीं बना है, वो इसमें शामिल होना था, इस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं है, ऐसा लगता है आपको? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मैंने पहले ही कहा ना, न्याय में देरी अपने आप में अन्याय मोहन जी। ठीक है। और जिस प्रकार से इस केस को, जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने इस केस को रोकने का न्याय बाहर बताए, सच बाहर बताए, उसको रोका गया, उसमें बहुत सारे पहलू हैं कि क्यों सुरक्षा हटा दी गई, पहले क्या उनको मिल गया था। हम जब सीबीआई की हमने जांच की तो 2 साल तक उसको विधानसभा में छुपा के रख दिया गया उस आदेश को। मोहन जी, मुझे लगता है इस पे आधे घंटे का नहीं, कम से कम आप 2 घंटे का डिबेट करिए और मुझे बैठाइए, गौरी शंकर जी को बैठाइए और डॉक्टर साहब को बैठाइए। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा मोहन जी कि आप दंग रह जाएंगे कि कितना ब्लंडर बीजेपी की सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए, वकालत भी आप करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा बेहतर कानूनी दांवपेच मालूम है, लेकिन उंगलियां बीजेपी की ओर उठा दी हैं अमित श्रीवास्तव ने भी और कांग्रेस ने भी। जवाब ले लेते हैं गौरी शंकर जी से। गौरी शंकर जी, ये मसला घूम फिर कर इस बात पर टिक जाता है कि बीजेपी की सरकार थी, कहीं उनकी कोई भूमिका तो नहीं है, उन्हें बचाने के लिए कोशिश तो नहीं हुई, इसलिए आरोप के घेरे में बीजेपी दिखाई देती है। अमित जी, ऐसा लगता है कि इटली से 2-4 अंग्रेजी की कविता सीख कर आए हैं, उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि बात सही है, देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता। और आपने तो अपने ही शहीद परिवारों के साथ में अन्याय कर डाला, ये शर्म की बात है। 5 साल आपकी सरकार थी, एसआईटी बनाया था अमित जी, क्या हुआ उसका रिपोर्ट जरा पढ़ के बता दीजिए। वकालत के चश्मे से अगर आप डिबेट में बैठेंगे तो आपकी पार्टी की पूरी तुरपाई खोलूंगा आज मैं। बात नंबर 1। दूसरा, भूपेश बघेल जी जब पीसीसी के चीफ थे, फिर आज उसका जिक्र करूंगा, वो लगातार कहते थे कि मेरे पास सबूत है, अब तो सार्वजनिक कर दीजिए, अब तो फैसला आने वाला है। अपने ही पार्टी के शहीद परिवारों के नहीं हुए, आप प्रदेश के क्या होंगे? बड़े दुख का विषय है। अब जब अंतिम उसमें सुनवाई में आ चुके हैं, अब इंतजार है, तब भी आप अपने पीड़ित परिवार के साथ में मजाक कर रहे हैं, उनकी संवेदना को कुरद रहे हैं। 5 साल उनके नाम से राजनीति करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, आज भी अफसोस वही आप कर रहे हैं। अपने हिसाब से आप राजनीतिक हथकंडा बनाकर इसको इस प्रकार से न्याय चाहते हैं कि आपको कोई माइलेज मिल जाए। बलिदानी कलश आपने यात्रा निकाला, निश्चित तौर पे बहुत ही संवेदना वाला विषय था, हमको ही बड़ा दुख हुआ, सारे नेताओं को खोया। निश्चित तौर पर इस बात को अब कह रहा, मैं भी सहमत हूँ कि प्रदेश के लिए बड़ी क्षति थी, बड़े बड़े नेता शहीद हुए हैं, उनके शहादत को मैं नमन करता हूँ। विजय शर्मा जी 14 तारीख को शहादत स्थल पर जा रहे हैं, सारे शहीदों को नमन करेंगे। वहां पे हम पूरे बस्तर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक भी कांग्रेस पार्टी का नेता में अगर इकबाल है तो जाकर इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता दे और झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करे। मुझे मालूम है किस प्रकार का आपने वहां पर शहादत स्थल बनाया, कैसी वहां पर आपने क्या वहां भी कमीशन खोरी की है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा साफ मूल कहना है कि झीरम के पीड़ित परिवारों के साथ में पिछले 5 साल में आपने सिर्फ राजनीति किया है। आज भी ऐसा नहीं है कि पीछे खड़े होकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी सीबीआई का नाम लेते हैं। जब जांच हुआ तो जांच में आपके नेताओं ने क्या सहयोग दिया, किसी माइलेज लेने का प्रयास किया। अब मामला चूंकि सब जुडिशरी है, अंतिम फैसले का इंतजार है, तो वेट कर लेते हैं। लेकिन हमारी सरकार की दुर्भावना कभी नहीं रही कि इसका राजनीतिकरण किया जाए। बहुत बड़ी घटना थी निसंदेह, हम इसका पूरा मामले का पटाक्षेप करना चाहते हैं और हो रहा है। राज्य सरकार ने कभी भी इसमें दुर्भावना के तहत में कांग्रेस भाजपा नहीं देखा। हमने नक्सलवाद के खिलाफ में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे 5 साल मच्छर नहीं मारा साहब, एक ऑपरेशन चला तो बताइए। जिस व्यक्ति ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया उसको हमने सुपुर्दे खाक किया। आपके नेता उसको आज भी शहीद का दर्जा देते फिर रहे। अमित जी क्या कहेंगे? वही झीरम हत्याकांड
मुख्य आरोपी हत्यारा ठीक है। माड़वी हिड़मा, आपके नेता उसको शहीद बताते हैं, आपके विधायक बताते हैं, आपकी नेत्री बताती है, आपको पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसको सही ठहराते हैं। जब उस हत्यारे के साथ में जिस दिन आप खड़े हो गए ना, उसी दिन सारी चीजें आप लोग की समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग को तो इस विषय में कुछ कहने का अधिकार नहीं बचा। एक हत्यारे के साथ में खड़े होकर आप दोनों तरफ तीरंदाजी करेंगे, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हमने लड़ाई लड़ा है, हम अंजाम तक पहुंचाए हैं, आपने उसका लाभ लेने का प्रयास किया जिसमें आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए मैं आऊँगा, इस पर जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले हम शिव नारायण द्विवेदी जी को सुन लेते हैं, क्योंकि एक पीड़ित ही उस न्याय के देरी के दर्द को अच्छे से बयां कर पाएगा, जो कि इंतज़ार कर रहा है कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या थी वो सामने आ सके। जैसा कि आप शिव नारायण जी जानते हैं कि 11 लोगों को बनाया गया आरोपी, एक की मौत हो गई, 10 गिरफ्तार हो गए थे। अब न्याय आएगा सामने, संतुष्ट हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई, 11 को आरोपी बनाया गया, कौन है आप तो जानते नहीं उसमें, लेकिन हम चूँकि उसमें पीड़ित थे, हमको गोली लगी, घायल हुए, और मैं कई बार एनआईए को पत्र भी लिखा कि मेरा बयान लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यदि मारपीट भी जाती है, थाने में एफआईआर करता है, रिपोर्ट लिखाता है, बयान के लिए थाने से बुलाया जाता है। हमारा बयान तक नहीं लिया गया और हमारे साथियों का भी बयान नहीं लिया गया, कोई भी घायल पीड़ित किसी का कोई बयान नहीं हुआ। तो एनआईए की जांच किस मुद्दे पर चली, एनआईए ने क्या जांच किया, किसको दोषी माना, वो क्या फैसला देना चाहते हैं। लेकिन मैं तो पहले से बता रहा हूँ कि आने वाला जो उनका फैसला है उस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा आपने बयान ही नहीं लिया, जिनका मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कौन थे, किसने हत्या करवाई, कौन साजिश के तहत न साजिश का जांच हुआ, तो फिर न्याय किस तरह से। तो आने वाला फैसला भी मुझे नहीं लगता कि हमारे पीड़ित परिवार के पक्षों में होगा। अब एनआईए क्या फैसला देता है 31 तारीख बाद ही इस पर बोल पाएंगे। ठीक है, पर हमारा बयान न लेना है दुर्भाग्य का विषय। नहीं, न्यायिक आयोग के सामने तो आप लोग ने बयान दिया ना, ये एनआईए की जांच जो है वो देश के आंतरिक सुरक्षा के मसले पर केंद्रित, यानी नक्सलियों का आरोपी बनाकर इसमें केस चलाया गया। नक्सलियों का आरोपी बनाया, लेकिन जो वहाँ पीड़ित थे, जो उस जगह में थे, जिनको गोली लगी, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका बयान तो निश्चित रूप से होना था, क्योंकि सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने एनआईए जांच का आदेश किया, न्यायिक जांच गठन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया, तो इसमें तो हमने बयान दिया। उस बयान का भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। विधानसभा के पटल में रखना था। मैं माननीय विजय शर्मा जी से मिला, माननीय रमन सिंह जी से मिला विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद में। अब मेरी मांग रही है कि विधानसभा पटल में रखा जाए। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है इस घटना के पीछे कौन है, कौन दोषी है, इस घटना के जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं। तो दोनों जगह मुझे ऐसा लगता है कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं। मैं पहले भी आपके डिबेट में आकर बोला था कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, और एनआईए की जांच तो पूरी केवल कागजी कार्रवाई रहेगी, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब बयान ही नहीं हुआ तो आप किसको दोषी मानेंगे भाई? जब तक जो प्रत्यक्षदर्शी है, पीड़ित है, हम बोलेंगे ये अपराधी है, तब तो आप मानेंगे कि अपराधी है। आप अपने तरफ से आप उसको पकड़ लिए और अपना फैसला सुना देंगे, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं संगत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, और ये शिव नारायण द्विवेदी जी इस तरीके के मसले को पहले भी उठाते रहें। गौरी शंकर जी, जी जी, ये तो जिम्मेदारी है कि भाई कोई मांग कर रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। शिव नारायण जी ने कहा कि मैं साजिशकर्ता को जानता हूं। क्या साजिश इनके सामने रची गई थी? कौन है साजिशकर्ता भैया? सार्वजनिक कर दीजिए प्रेस वार्ता लेकर। आप तो विक्टिम है, अभी तो फिलहाल आप किसी पार्टी में नहीं है, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी भाजपा में आ जाते हैं। आप सार्वजनिक कर दीजिए। भूपेश बघेल जी में तो नहीं था, इकबाल नहीं था, वो जेब से सबूत नहीं निकला। आप में कम से कम है। मैं जानता हूं आपकी दबंग राजनीति रही है। साजिशकर्ता का नाम आप बताने में क्यों परहेज कर रहे हैं? बता दीजिए ना। इसमें गुरेज कैसा? जब न्यायिक जांच आयोग के सामने उपस्थित हुए थे, हो सकता है उसमें बता दिए होंगे। अब जब रिजल्ट आने वाला है, प्रेस वार्ता लीजिए, बताइए। अब तो नक्सलवाद भी खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। जनता भी जान ले, अमित श्रीवास्तव जी भी जान ले कौन है साजिश करता, मैं भी जान लूं भाई। ठीक है, बताइए कौन साजिश करता है। मोहन तिवारी जी चैनल में खुलासा कर दीजिए आप। इससे अच्छा क्या मंच? शिवनारायण जी, कुछ तथ्य हैं क्या? आपको आशंका जरूर रही होगी, पर कोई तथ्य है क्या इसके? ये है, जब माननीय नंद कुमार पटेल की हत्या कर रहे थे, वहाँ विनोद नाम का नक्सली कमांडर था, तो उसने किसी से वाकी टाकी में पूछा कि नंद कुमार पटेल उनका बेटा क्या करना है, तो किसने उनको बताया कि उनकी हत्या करना है। तो ये मतलब सबसे बड़ा जांच का विषय था। दूसरी बात यह है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सार्वजनिक क्यों करूँगा, किस चीज़ के पीछे कौन है? मैं एनआईए के समक्ष करूँगा जो जांच कर रही थी, एनआईए को मैं बताऊंगा, और मैं न्यायिक जांच आयोग में अपना कुछ बताया पक्ष भी रखा हूँ। मैं तो शपथ पत्र भी दिया, आप लोगों को याद होगा तो उसमें पर उसको शपथ पत्र देने के बाद मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी
लिया और दमदारी से मैं NIA के पास अपनी बात रखना चाहता था। उसमें लिखा भी हूँ उस पत्र में कि मुझे जिसके ऊपर शंका है मैं बताना चाहता हूँ, मेरा बयान लीजिए। जब आप बयान ही नहीं लिया तो जांच किस विषय का, और क्या आपका जांच का उसमें 31 तारीख फैसला आएगा। मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ जो भी फैसला आने वाला है बिल्कुल भी पीड़ित परिवार के प्रति नहीं रहेगा। वो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पूरे मामले में NIA CBI का ही जांच को सबसे मुख्य क्यों रखा गया है? न्यायिक जांच आयोग ने भी स्वतंत्र रूप से इसमें जांच किया है, आप NIA के पीछे क्यों खड़ा होना चाहते हैं? क्योंकि न्यायिक जांच आयोग भी अपनी रिपोर्ट देगा। तो न्यायिक जांच रिपोर्ट की मांग को मैं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर उनको पत्र दिया कि इसको पटल में रखा जाए। 4 साल 5 साल हो गया, 4 साल आपको वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे उस समय प्रशांत मिश्रा जी की अगुवाई में जांच हुई थी, राज्यपाल को सौंपा, राज्यपाल ने विधानसभा को दे दिया। फिर आप पटल में, सरकार आपके 2.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के आए, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मिला कि इसको पटल में रखा जाए, फिर उसको पटल में क्यों नहीं रख रहे हैं? भाई जो दोषी होगा जाएगा जेल में। हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटी है उस घटना के पीछे कौन लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय मिले। न्याय तो मिला नहीं। दूसरी बात, NIA के पीछे इसलिए पड़े कि NIA ने देश की सर्वोच्च संस्था है और उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उसमें घोषणा की कि न्यायिक जांच आयोग होगा। तो न्यायिक जांच आयोग उसमें ये था तथ्य कि जो मिश्रा जी की न्यायिक आयोग की टीम थी उसने तो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, लेकिन रिपोर्ट जैसी सबमिट हुई भूपेश बघेल ने उसमें 8 नए बिंदु जोड़कर जो कि साजिश से जुड़े हुए थे उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया, और इसीलिए ये मामला डिस्ट्रीब्यूट है कि भाई उस रिपोर्ट को माना जाए या नई रिपोर्ट को माना जाए। क्यों अमित श्रीवास्तव जी, क्या ऐसी कोई स्थिति है क्या कि न्यायिक रिपोर्ट इसलिए नहीं आ पा रही है? क्यों नहीं आ पा रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गौरीशंकर जी ने कहा कि मैं इटली से शब्द ले आता हूँ, तो आप कहाँ से ले आते हैं? जहाँ से आप कहाँ पुरानी बात है? नहीं सुनिए मोहन जी, देखिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे बीच मत टोकिए। आप हम लोग को टोकते हैं, फिर दूसरों को नहीं टोकते। ये मेरा आपका आरोप है। आज मेरा मित्र है आप। चलिए बोलिए। आप सुनिए, देखिए जिस प्रकार से गौरीशंकर जी कह रहे थे, तो गौरीशंकर जी अपनी फेलियर सरकार को, क्योंकि ये वीक सरकार है, वीक सरकार भी जानते हैं, और जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने कहा उनको कह रहे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। अरे नड्डा जी ने भी तो कहा था जांजगीर चांपा में कि मुझे सब पता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्यों नहीं दिया जाके? जब आप क्यों वो कह रहे थे मैं तो प्रभारी था वहां पर, मेरे नॉलेज में सब कुछ है। आप इतने दबंगता से उनसे क्यों नहीं कहे कि नड्डा जी ये छत्तीसगढ़ की लोकतंत्र पे, छत्तीसगढ़ की आत्मा पे हमला था? आप बताइए जाके NIA से। तब आपने हाथ क्यों कांपते गौरीशंकर जी? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपके बड़े नेता थे। तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ के हैं आप, इस माटी के प्रति भी आपका कर्तव्य है। और अगर आप डॉक्टर साहब को ये कहते हैं कि आपकी जानकारी में था, तो नड्डा जी ने तो सार्वजनिक बयान दिया था मंच से कि मेरे को सब पता है कि उसमें कौन क्या है, उनको भी चाहिए था। तो आप तब आप क्यों डर गए गौरीशंकर जी? दूसरा, इतने आप फेयर है तो NIA की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए। किनसे बात हुई, किनका प्लान हुआ, और क्या उसमें विस्तृत चर्चा हुई, कितने लोगों को आपने आरोपी बनाया, किनको आपने नहीं बनाया, आई विटनेस को तो आप आरोपी, आप उनको बयान के लिए आपने बुलाया नहीं, तो सब सामने कैसे आएगा? ठीक है, अब चलिए जवाब ले लेते हैं गौरीशंकर जी। नहीं सुन लीजिए ना मोहन जी, आप तो उनको बहुत समय दे चुके हैं। ठीक है, चलिए बोलिए, जल्दी सवाल कर लीजिए, ये बोल रहा हूँ मैं, सवाल पे आ जाइए। जी देखिए, डबल इंजन की सरकार है, और हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के सब जितने भी अनसुने सुलगते सवाल है उसके जवाब बाहर आना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब गौरीशंकर जी उसमें कहते हैं ये हो गया वो हो गया, इटली पहुंच जाते हैं, इन लोग को एकाग्र परिसर से सिखाते भेजा जाता है, वहां तक जरूर जाइए, वो नहीं करते। लेकिन अब आयोग में है, जिम्मेदार पद में है, तो डिबेट भी मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जवाब सुन लीजिए। चलिए गौरीशंकर जी, घूम फिर कर वहीं बात आ गई। आप मित्र हैं, मैंने कहा इटली की शायरी यहाँ पर या उसका वो बता रहे हैं, पोएम बता रहे हैं, इसमें कोई आप उसको अन्यथा मत लीजिए, एक प्रकार की अलग विषय है, आप व्यक्तिगत मत लीजिए उसको। क्या है देखिए, हम लोग थोड़ा सा ना, हम लोग आपके जितना पढ़े लिखे लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम लोग हिंदी मीडियम वाले, आप इंग्लिश मीडियम वाले, आप मिशनरी स्कूल में पढ़े होंगे, इसलिए बोला मैं। मेरा साफ कहना है कि न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे अगर फैसला आता है तो अभी से आप पूर्वानुमान पे क्यों है, मेरा साफ कहना है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और आपको लगता है कि भाई अगर इसमें आप लोगों की बातें पूरी नहीं सुनी गई है तो आपको और ही मौका मिलेगा, साफ कहना है। दूसरा कि अभी तक अमित जी ने यह नहीं बताया है कि हिड़मा को वो लोग आदर्श मानते हैं कि उसको हत्यारा मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया था जब इंडिया गेट में कितने हिड़मा मारोगे, घर घर से हिड़मा निकलेगा, उसको रिट्वीट किया था। तो झीरम के हत्यारे को अगर आपके राष्ट्रीय नेता, आपके पार्टी के
जो मुख्य नेता है वो अगर अपने उसमें वाल में जगह दे रहे हैं, सुरक्षा बल को तो नहीं दिया कभी बधाई उन्होंने नक्सलवाद समाप्ति के बाद, तो आप पहले तय कर लीजिए कि आप वास्तव में न्याय चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप हिड़मा के अपना आदर्श मानने वाले लोग क्या इसमें वास्तव में अपने शहीद परिवार के साथ में खड़े हैं? आप किसी आप लोग नौटंकी कर रहे हैं या राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं कि शहादत हुआ शहादत हुआ। अरे भाई शहादत हुआ हमको बहुत दुख है, कांग्रेस पार्टी ज्यादा दुख हमको है, लेकिन उसके आड़ में अगर आप सोचेंगे कि राजनीतिक माइलेज मिल जाएगा, वो इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी सरकार में जिस बात को कहा उसका जवाब नहीं है। 5 साल आपने एसआईटी बनाया, वो एसआईटी का रिपोर्ट कहाँ भैया? आपके पास तो एसआईटी था ना, जांच हुआ, क्या हुआ उसका? दूसरा मेरा साफ कहना है कि नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर अगर आपकी नीयत साफ होती, आप लगातार ऑपरेशन करते हैं। कोई ऑपरेशन आपने नहीं चलाया, ना झीरम को लेकर किसी प्रकार से आपने प्रयास किया। आपके पास 5 साल पूर्ण बहुमत की, सबसे ज्यादा बहुमत की सरकार थी, लेकिन अपने शहीद परिवार के लोगों को भी धोखा देते रहे आज, और आज भी वही काम कर रहे हैं आप। एनआईए का चलिए जल्दी पॉइंटेड सवाल है हिड़मा को लेकर, कांग्रेस का रुख क्या अलग अलग समय बदलता है, झीरम घाटी में उसकी भूमिका थी, इस पर क्या कहना है, जल्दी बता दीजिए। देखिए, गृह मंत्री जी ने तो कहा था कि नक्सली हमारे भाई हैं, तो क्या वो माफी मांगेंगे? या गौरीशंकर जी उनके लिए माफी मांगेंगे क्या इस डिबेट में? बताइए। उन्होंने तो कहा था हमारे भाई हैं ये सब, और आज आप कह रहे हैं बैठ के ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आप कह रहे थे, बहुत अच्छा प्रश्न किया गौरीशंकर जी ने, आप कोई एनआईए का विश्वास नहीं है क्योंकि आई विटनेस जो वहां पर थे उनका तक ज्ञान नहीं लिया गया। आगे अधूरी जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन वॉज कंप्लीटेड ऑन दिस मैटर। अभी आप कह रहे थे ना हाई कोर्ट का, मैं आपको कागज व्हाट्सएप कर देता हूँ, और उसको जमा किया था एनआईए ने कहा था। और 2023 में जैसे एफआईआर दरबा थाने में करते हैं कि साजिश पे इसे पैमाना मान के जांच करिए, तो वो कह देते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है। मतलब दोहरा चरित्र, एक तरफ आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, जब नहीं एफआईआर होती कहते नहीं है। किसको बचाना चाहते हैं आपके बड़े नेता गौरीशंकर जी? कौन इस साजिश में शामिल था? किसको उससे फायदा हुआ? किसकी चूक थी? किसने सुरक्षा व्यवस्था को तार किया था? 4 दिन पहले अगर कोई दूसरी यात्रा जारी है, हजारों की संख्या में वहां पर सुरक्षा के जवान, हमारी यात्रा यहाँ बैठे, उस पर चूक किसकी थी? सारे चीज बाहर आने चाहिए गौरीशंकर जी, लेकिन हमें जो आपने कहा ना कि हमें उम्मीद कम है, डॉक्टर साहब ने कहा जांच क्यों नहीं कराया अपने सरकार में, ऐसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कोई ना कोई साजिश करता ऐसा है, जवाब नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी ने काफी अच्छी दलील दिया, लेकिन कोर्ट अब सुनवाई कर चुका है, अब फैसला आएगा तो उस पर हम ज़्यादा बहस कर पाएंगे। एक टिप्पणी लास्ट फाइनल टिप्पणी ले लेते हैं द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, अब ये तो फैसला आ जाएगा, और क्या आस लगती है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में इसकी जांच हुई थी, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आनी बाकी है, अब क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि हमारे को ऐसा लगेगा कि एनआईए की जांच की रिपोर्ट के आधार पर उनका फैसला सही नहीं रहेगा तो हम और आगे लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, अभी गौरीशंकर जी ने कह रहे थे कि कभी कांग्रेस कभी भाजपा, मेरा पर्सनल मुद्दा है, उनको पीड़ा हुई लग रहा है मुझे कि मैं कहीं भी जाता हूँ, जो मेरा राजनीति करना है मेरा स्वतंत्र हूँ मैं। तीसरी बात यह है कि ये बोल रहे थे एसआईटी जांच कांग्रेस ने की और क्या हुआ करके, तो आपको याद होगा गौरीशंकर जी, एसआईटी जांच का माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने आदेश किया, तो आप ही के नेता प्रतिपक्ष धर्मनाथ कौशिक जी आके हाई कोर्ट में स्टे ले लेते हैं, एनआईए और जो भी मांग करते थे, तो आपके पार्टी के नेता भी तो ये सब कर रहे थे, क्यों नहीं करने दे रहे थे उसकी जांच एसआईटी की? तो ऐसा नहीं है, मैं इसमें राजनीति इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं पीड़ित हूँ, आप लोग तो पीड़ित है ही नहीं, दरभा घाटी में आप गए भी नहीं उस समय, जो पीड़ित है उसकी भावना के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राजनीति आप लोग करिए, बहुत अच्छी बात है, पर मैं क्या अपनी बात को रख रहा हूँ, उसमें आप लोगों को पीड़ा हो रही है, मेरा बयान नहीं लिया गया तो मैं कौन सी गलत बात बोल दिया, आपको तकलीफ हो रही है उसमें, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। और मेरे साथ में जो भी पीड़ित साथी थे, किसी का भी बयान नहीं हुआ, यदि आप बयान ही नहीं लिए तो फैसला क्या देंगे? फैसला बिल्कुल चलिए पक्ष में नहीं ठीक है। आज विस्तार से इसमें चर्चा सभी एंगल पर नहीं हो सकती क्योंकि फैसला आया नहीं है, लेकिन एक लाइन आ गई है कि इसमें न्याय जरूर मिलना चाहिए। 31 तारीख तक का हम इंतजार करेंगे, कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद फिर से चर्चा में बैठेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शिव नारायण द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।